नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो तब क्या होगा। लोग पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का बंटवारा ठीक से ना हुआ तो तब क्या होगा? क्या आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों तक पहुंचेगी या फिर विवादों में ही उलझ जाएगी? लेकिन एस्टेट प्लानिंग से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को लेकर इसकी अनदेखी कर देते हैं। एस्टेट प्लानिंग यानी अपनी संपत्ति की सही योजना बनाकर हर परिवार के लिए ये जरूरी भी है कि सही प्लानिंग जो है वो आप करें। आज बोनस के इस खास एपिसोड में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम तमाम देखिए बातों का जिक्र करने वाले हैं। ऑन द शो हम क्या चर्चा करेंगे वो जान लीजिए। देखिए, एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है हर परिवार के लिए, प्लानिंग से जुड़ी गलतफहमियों को कैसे दूर करें ये भी आपको जानना जरूरी है कि कुछ गलतफहमियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं प्लानिंग से जुड़ी हुई, तो उसको किस तरीके से दूर करना है। वहीं बिना वसीयत के कैसे होता है संपत्ति का बंटवारा, अगर वसीयत जो है वो नहीं बनी है तो ऐसे में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि प्रोबेट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आप बच सकते हैं। वहीं हम विस्तार से ये भी जानेंगे कि एस्टेट प्लानिंग कब और कैसे अपडेट करें। तो तमाम बातों का हम जिक्र आज करने वाले हैं और कुछ आपके सवाल भी देखिए हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक कहानी, बिना वसीयत के परिवार में संपत्ति विवाद कैसे पैदा होता है। मेरठ के बिजनेसमैन की स्टोरी से आप क्या समझते हैं, देखिए। मेरठ के एक बिजनेसमैन की अचानक मौत के बाद उनकी बेटी और बेटे के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। पिता ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। मामला कोर्ट पहुंचा और सालों तक मुकदमा चलता रहा। लाखों रुपए लीगल फीस में खर्च हो गए। परिवार बिखर गया। अगर उन्होंने पहले से एस्टेट प्लानिंग की होती, वसीयत बनाई होती या ट्रस्ट सेट किया होता तो ये विवाद टल सकता था। ये केस दिखाता है कि एस्टेट प्लानिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर परिवार के लिए जरूरी है। तो देखिए, इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर जैन एक अनुभवी एस्टेट प्लानर हैं जिन्होंने देश भर में सैकड़ों परिवारों को वसीयत, ट्रस्ट और उत्तराधिकार योजना बनाने में मदद की है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, मेरठ के बिजनेसमैन परिवार की कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा, हमारे दर्शकों को भी बताइए। तो एक लाइन है जो मैं हर बार बोलता हूँ, डोंट एज्यूम एन एग्रीमेंट बिटवीन योर चिल्ड्रन हाउ टू डिवाइड योर वेल्थ आफ्टर योर डेथ, क्रिएट वन बिफोर यू डाई। आप ये मान के ना चलें कि आपके बाद आपके बच्चे बड़ी आसानी से आपकी संपत्ति को बांट पाएंगे। आपको वो जो एग्रीमेंट है, समझौता है, वो अपने जीवित रहते ही क्रिएट करना है। दूसरा, ऐसा कोई भी समझौता जो मन में हो सबके पर कागज़ पे ना हो, वो समझौता नहीं चलता। तो जैसे आपने ये एग्रीमेंट क्रिएट किया, फिर लीगल स्ट्रक्चर बनाए कि एक कानूनी तरीका बनाए कि ये एनफोर्स कैसे होगा। तीसरा, जानकारी जरूर देके जाएं। आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी डेथ हो जाती है आपकी मृत्यु के बाद। उस जानकारी को कैसे देंगे आप अगली जनरेशन तक, उसके लिए कोई मैकेनिज्म, तरीका सोचिए, राइट। तो ये विवाद, और अगर आपके बच्चे आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति के लिए लड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि उन बच्चों की आपस की रिलेशनशिप खराब हो, जो उनकी सबसे बड़ी वेल्थ थी। दूसरा नुकसान क्या है, जो समय उनको अपनी वेल्थ क्रिएट करने में बनाना था वो आपकी वेल्थ के लिए लड़ने में निकाल दिया, तो वो नहीं बन पाए जो शायद बन जाते अगर ये विवाद नहीं होता। तो ये चीज़ आप टाल सकते थे अगर आप प्रोएक्टिवली अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करते। बिल्कुल, तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी लोगों में सर गलतफहमियां भी होती हैं एस्टेट प्लानिंग करते टाइम। वो क्या गलतफहमियां हैं जो लोगों के मन में आ जाती हैं? तो पहली तो मैंने वो गलतफहमी बनाई कि लोग मानते हैं कि भाई मेरे बच्चे आपस में सुलटा लेंगे, उनमें बहुत प्यार बना रहेगा, मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तो इसलिए ये सब कुछ ऐसा कैसा चलता रहेगा। दूसरा, लोगों को ये पता ही नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा कैसे हो।
राइट। लोग एज्यूम करते हैं मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे बाद तो सारी संपत्ति मेरी पत्नी या पति की है, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। इंडिया के किसी भी सक्सेशन लॉ में आपकी पत्नी या पति आपके सोल लीगल हेयर नहीं है, इकलौते लीगल हेयर नहीं है, उनको ये संपत्ति और लोगों से बांटनी पड़ेगी, राइट। तीसरी गलतफहमी जो लोगों के अंदर बहुत बड़ी है वो सोचते हैं मेरे पे फाइनेंशियल एसेट्स है और मैंने इसमें नॉमिनेशन कर रखा है तो मुझे किसी विल या ट्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉमिनी को खाली बांटने का अधिकार होता है, रखने का अधिकार नहीं होता। नॉमिनी बनाकर आप उसको क्या अधिकार दे रहे हो कि मेरे बाद मेरी संपत्ति बांट देना, रख नहीं लेना। और बांटना पड़ेगा, अगर विल है तो विल के अनुसार, विल नहीं है तो जो लीगल हेयर्स हैं आपके एज पर लॉ उनको बांटना पड़ेगा। चौथी गलतफहमी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ये है कि विल बनाना या ट्रस्ट बनाना ये अपशकुन है, राइट। उनको लगता है ये मतलब अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अपशकुन हो गया, डेथ के बारे में क्यों प्लानिंग करें, राइट। तो ये सब गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर। पर एक और गलत फहमी है, लोग सोचते हैं विल बनाना या ट्रस्ट बनाना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन पे बहुत सारी संपत्ति है। मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पे है ही क्या, राइट। आपके बच्चों के लिए जो आपके पास है, चाहे वो 10 लाख रुपए हों, चाहे वो 50 लाख हो या 500 करोड़, उतना ही ज़रूरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी वेल्थ है। एस्टेट प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि एस्टेट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बहुत कम संपत्ति अगर किसी के पास हो और अगर डेथ हो जाए फादर की, तो उसमें भी जो बच्चे आपस में ही लड़ते रहते हैं कि क्योंकि सही तरीके से प्लानिंग उन्होंने नहीं की होती है। जैसा कि आपने कहा कि मैं क्यों बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो ज़्यादा संपत्ति है ही नहीं। कम ज़्यादा का सवाल नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई संपत्ति को आपके बाद चाहता है, राइट। क्या आप किसको देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं और किस तरह से देना चाहते हैं, और आपने आज क्या किया है कि वो उस तरह से पहुंच जाए जिस तरह से आप देना चाहते हैं। तो वो जो तरीका है ना, वो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वेल्थ, कितनी संपत्ति है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको आज ही बनाना पड़ेगा तरीका। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, लोग सोचते हैं कि मेरी क्या अभी डेथ होने वाली है, क्या मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ एक पेज पे ऊपर अपनी डेट ऑफ डेथ लिख दो, अगर लिख सकते हो तो। दुनिया में किसी को नहीं पता अपनी डेट ऑफ डेथ, तो इसको करने का सही समय क्या है, आज। एक्चुअली आप लेट हो चुके हो, राइट। तो ये सब गलतियाँ हैं, ये सब गलत फहमियाँ हैं। मेरे पे वेल्थ कम है, मैं बहुत यंग हूँ, राइट, मेरे बच्चे अपने आप कर लेंगे, मेरे पे है ही क्या, ये सब गलत फहमी है। बिल्कुल। तो ये जो गलत फहमियाँ अगर आपके मन में भी इसी तरीके के कुछ हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन गलत फहमियों को आप ना पालें और जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी एस्टेट प्लानिंग कर लें। लेकिन सर, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिना एस्टेट प्लानिंग के ही मर गया, किसी तरीके की वसीयत उसने नहीं बनाई है, कोई प्लानिंग नहीं की है, तो अब ऐसे में संपत्ति का क्या होता है? तो ऐसे केस में लॉ के अनुसार ये संपत्ति बटेगी, राइट। लॉ डिसाइड करेगा। और इंडिया में ये जो लॉ हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आपके रिलीजन या धर्म पे, आप कौन सा धर्म फॉलो करते हैं। तो अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1936 के हिसाब से बटेगी। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। और बाई चांस आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के अनुसार बटेगी ही नहीं, ये गोवन सिविल कोड जो कि पोर्चुगीज फैमिली एक्ट से क्रिएट हुआ उसके हिसाब से बटेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज आपने विल बनाई है या नहीं बनाई, सपोज आपकी डेथ हो जाती है बिना विल बनाए, तो क्या आपकी संपत्ति बटेगी? बिल्कुल बटेगी। पर अब ये आपकी इच्छा से नहीं बटेगी, अब ये बटेगी कानून के हिसाब से, और ये कानून मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कानून है, ये जो कानून ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स, मिसकंसेप्शंस, क्योंकि कानून सारे हिंदूज के लिए सेम होगा। क्या इस कानून को पता है कि आपके परिवार की ज़रूरत क्या है ना? अगर मैं कहता हूँ एक हिंदू मेल के लीगल हेयर्स कौन होते हैं, उसकी माता, अगर वो जिंदा है मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। अब इसको क्या पता किस बच्चे की ज़रूरत क्या है, वाइफ की ज़रूरत ज़्यादा है, बच्चे की कम है, माँ को ज़रूरत है या नहीं है। लॉ तो बराबर बांट देगा जैसे लॉ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लॉ के अनुसार ना बटे,
मेरी इच्छा के अनुसार बटे तो आपको विल या ट्रस्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि फादर की डेथ हो जाती है, जैसा कि आपने अभी बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि फादर ये सोचते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो सारी चीज़ें जो है वो हैंडल कर लेंगी। अब किसी केस में फादर की डेथ हो गई, अब जो मदर है बच्चों की वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती, वो सोचते हैं चलो ठीक है बाद में बढ़ जाएगी, और उनकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे केस में तब भी क्या कानूनी हैंडल करेगा? नहीं, तो फादर की जब डेथ हुई तो लॉ क्या कहता है, टाइटल टू अ प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन वेकेंट फॉर इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। प्रॉपर्टी टाइटल लेस नहीं हो जा सकती, और टाइटल कब चेंज हो जाता है? इमीडिएटली। उसके लिए किसी कानूनी प्रक्रिया या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो सपोज फादर की डेथ हुई विल बनाए बिना, जैसे आप मुझे बताया, तो वो मान लेगा ये प्रॉपर्टी बढ़ गई। अगर वो हिंदू है तो हिंदू एक्ट के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम एक्ट के हिसाब। अब मदर की जब डेथ हुई तो मदर का पार्ट ही बटेगा, बाकी तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अनलेस बाकी बच्चों ने एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके सब कुछ मदर के नाम कर दिया था फादर की डेथ के बाद, उस केस में मदर बन जाएंगी, और मदर के बाद मदर के लीगल हेयर्स को जाएगा। तो पहली जो लोगों को भ्रांति ये है कि वो सब कुछ मेरे फादर के बाद मदर का हो गया, अपने आप नहीं हुआ। ओके, ठीक है, वो तो लॉ के हिसाब से बढ़ गया, चाहे तुमने नाम कराया या नहीं कराया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लॉ ने तो मान लिया कि नाम हो गया, और उसके बाद जब मदर की डेथ हुई तो मदर वाला हिस्सा मदर के लीगल हेयर्स को जाएगा, बाकी हिस्सा तो ऑलरेडी बट ही चुका था कानून के हिसाब से। सर अगर किसी के 3 बच्चे हैं और यही सेम सिचुएशन होती है और उनमें से 2 बच्चों में सहमति हो जाती है, एक बच्चे में सहमति होती ही नहीं है, तो क्या उसके पास किसी तरीके का कोई कानूनी राइट है? अगर वसीयत विल कुछ भी नहीं बना है तो, फैमिली ट्रस्ट नहीं है? नहीं, अब 3 में से 2 में सहमति है, 1 में नहीं है, तो जो एक जिसमें नहीं है उसका सेम राइट है जो बाकी दोनों का है। तो एक घर है, ठीक है, और समझ लो उनकी मदर और वाइफ नहीं है जिसकी डेथ हुई, तो ये 3 बच्चे ही उत्तराधिकारी हैं। अब इनका 1/3 हिस्सा है इस घर में। कौन सा 1/3 है ये लॉ नहीं बताता। आपस लॉ कहता है 1/3 है, या तो कोर्ट में जाओ और अपना डिवीजन करा लो। अब 2 बच्चे कहते हैं जी हमें तो बेचना है, एक कहता है जी मुझे नहीं बेचना, इस पर पूरा राइट है मना करने का। आप इसे ये नहीं कह सकते कि बेचना ही पड़ेगा। हाँ, आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि भाई हमारा डिवीजन नहीं हो रहा, आप डिवीजन कर दो, या इसको बिकवा के हमारे पैसे 1/3 करा दो। राइट, तो आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसके लिए औरों से एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, वो तो आपका अधिकार है। बिल्कुल। सर एक वर्ड है प्रोबेट, वो सर क्या होती है और इससे बचने के किसी तरीके का कोई उपाय? प्रोबेट क्या है? जब आपकी डेथ के बाद एक कोर्ट आपकी विल को सर्टिफाई करता है, इस प्रोसेस को प्रोबेट कहते हैं। तो पोस्ट डेथ सर्टिफिकेशन ऑफ विल बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इज कॉल्ड प्रोबेट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी विल कभी भी प्रोबेट नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये कब होगी? आपकी मृत्यु के बाद। तो मैं अपनी विल क्या प्रोबेट करा सकता हूँ? मैं तो नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, मेरी मृत्यु के बाद ही होगी प्रोबेट, ठीक है। इंडिया में प्रोबेट 3 शहरों में कंपलसरी है, और ये है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर आप इन तीनों शहरों में से किसी शहर में रहते हैं या आपकी इन तीनों में से किसी में संपत्ति है, तो आपकी विल को कंपलसरी प्रोबेट होना है। इसमें एक हमारी राय है कि अगर आप पे इन 3 सिटीज में भी प्रॉपर्टी है और इन 3 सिटीज के बाहर भी प्रॉपर्टी है, और आप इन 3 सिटीज में नहीं रहते, तो एक विल मत बनाइए, 2 विल बनाइए। इन सिटीज वाली प्रॉपर्टी की अलग विल और दूसरी प्रॉपर्टी की विल अलग, इससे बाकी प्रॉपर्टीज की प्रोबेट बच जाएगी, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया प्रोबेट कम करने का, बचने का नहीं। फिर आपने क्वेश्चन पूछा, प्रोबेट जो है ना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि कई स्टेट्स में इसकी जो परसेंटेज कोर्ट फीस की है वो 5 से 6% है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कोर्ट फीस ही 6 लाख रुपए जा रही है, राइट। कुछ स्टेट्स में उसमें कैप लगाया, जैसे महाराष्ट्र में, जहाँ पे मुंबई में 1.5 लाख रुपए की वो है कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ले सकता है कोर्ट प्रोबेट की फीस का। पर इसमें और भी खर्चा है, लॉयर्स फीस और ये सब चीजें हैं, राइट। आप प्रोबेट को अवॉइड कर सकते हो। कैसे? आप अपने जीते जी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं
और ट्रस्ट के नाम संपत्ति ट्रांसफर कर दें जीते जी। जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में है तो उसमें नाम किसका आ गया? ट्रस्ट का। क्या आपकी डेथ के बाद नाम चेंज करना पड़ेगा? नहीं, खाली ट्रस्ट का ओनर चेंज हो जाएगा। तो प्रोबेट नहीं चाहिए। प्रोबेट तो चाहिए ना जब विल से ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। तो ट्रस्ट में आपने अपनी विल अपने लाइफ टाइम में इंप्लीमेंट करके ट्रांसफर कर दी है, अब डेथ के बाद दोबारा ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, तो प्रोबेट बच जाएगा। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान आप रख सकते हैं। सर, एस्टेट प्लानिंग को कब और क्यों अपडेट करना चाहिए? क्योंकि देखिए बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपडेट भी करना है, लेकिन वो कब और कैसे करें, क्यों करें? तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें बदल रही हैं, आपकी वेल्थ बदल रही है ना, संपत्ति आ रही है, संपत्ति माइनस हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे है ना, आपके संबंध जो हैं लोगों के साथ बदलते रहते हैं, आपका परिवार बदल रहा है, उसमें एडिशन और डिलीशंस होते रहेंगे, नए लोग पैदा हो रहे हैं, पुरानों की मृत्यु होती जा रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सोच बदलती रहती है ओवर पीरियड। तो अगर ये सब चीज़ें बदल रही हैं तो जो प्लान आपने बनाया था वो स्थिर कैसे रह सकता है? तो एस्टेट प्लानिंग इज नॉट समथिंग विच यू फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। इसको कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि आपको साल में एक बार अपनी विल या ट्रस्ट को रिव्यू करना चाहिए, और 3 साल में एक बार अपने एंटायर एस्टेट प्लान को रिव्यू करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है साल भर में इतनी ज़्यादा रिवीजन नहीं होती, पर 3 साल में रिवीजन की ज़रूरत पड़ जाती है काफ़ी चीज़ों में, जो शायद आप मिस कर देते अगर आप इसे एज एन एक्सरसाइज नहीं। तो हम कहते हैं कि आप ना विल एनिवर्सरी डेट बना लो कि मेरा एस्टेट प्लानिंग एनिवर्सरी डेट है, उस डेट पे तो हर साल ऑटोमेटिकली उसको रिव्यू करें, और 3 साल में आप बड़ी वाली एनिवर्सरी बनाएं जहाँ पे आप पूरा प्लान ही रिव्यू करें। तो ये सही तरीका है कि आपको एक डेट जो है वो फिक्स कर लेनी है, और जैसा कि आप अपने बर्थडे या कोई मैरिज एनिवर्सरी ये सब जो आप सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको एक रिव्यू करने के लिए भी आपको अपनी जो डेट है वो चूज़ कर लेनी है। उसमें आपकी जो रिव्यू आप करें, सारे जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स या विल या जो भी आपने बनाया है उसको आप रिव्यू करिए, और उसके बाद 3 साल में आप उसे एक बार अपडेट अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे कर सकते हैं। चलिए, आप ये जान लीजिए कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, जो कि बहुत छोटा सा ये प्रोसेस है कि कैसे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कई लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि भाई हमें अपना जो सवाल है वो पूछना है, लेकिन सवाल हमें कैसे पूछना है वो जान लीजिए। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको बस व्हाट्सएप पर अपना जो सवाल है वो टाइप कर हमें भेज देना है, लेकिन एस्टेट आपको लिखना है, और उसके बाद फिर अपना जो सवाल है वो आपको भेज देना है 9354027995 पर। ये जो नंबर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा देखिए, आप फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए और यूट्यूब के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पूछना बेहद आसान है। आप अपने प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आप कॉमेंट सेक्शन में जाइए और उसके बाद अपना सवाल भेज दीजिए। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में सर का जो नंबर है, दीपक सर का, वो नंबर भी वहां पर मेंशन हमने किया हुआ है, उस नंबर पर डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ दर्शकों के देखिए सवाल जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, उनमें से कुछ सवाल हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े, उनमें से कुछ सवाल हैं। हरिद्वार से रीना शर्मा हैं, वो पूछ रही हैं कि अगर मेरे पास केवल फ्लैट और बैंक डिपॉजिट है तो क्या मुझे भी एस्टेट प्लान बनाना चाहिए? तो रीना जी, क्या आप चाहती हैं कि ये जो फ्लैट और जो भी आपके पास बैंक डिपॉजिट हैं वो आपके बाद आपकी इच्छा से बटे, या आप चाहती हैं जो कानून तय करे उससे बटे? अगर आप चाहती हैं कि मेरी इच्छा से मिले, जिसको मैं देना चाहूँ उसी को मिले, उसी समय मिले, उसी तरह मिले, तो आपको एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए, राइट? तो आप, ये चॉइस आपकी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कानून के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पे संपत्ति कम है या ज़्यादा। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं इस संपत्ति के साथ। और अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं जो आप इस संपत्ति के साथ चाहते हैं मृत्यु के बाद अगर वही हो, तो एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी।
बिल्कुल, देखिए एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी संपत्ति कम है, ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आगरा से राजेश गुप्ता वो सर पूछ रहे हैं कि अगर मैं NRI हूँ और भारत में संपत्ति है तो मेरी वसीयत कहाँ मान्य होगी? तो अगर आप पे इंडियन एसेट्स हैं तो आपको इंडिया में ही वसीयत बनानी पड़ेगी। ऑल्दो अगर आप बाहर की कंट्री में भी वसीयत बनाओगे, वो वसीयत इंडिया में इम्प्लीमेंटेबल है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे हमने पीछे के प्रोग्राम में था, उसको डबल प्रोबेट करानी पड़ती है, उस कंट्री में प्रोबेट करानी पड़ती है, फिर उसको अपोस्टाइल करके इंडिया भेजना पड़ता है, फिर इंडिया में दोबारा प्रोबेट होती है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होती है। वो जो गवाह जो बाहर के देश के हैं, उन गवाहों को इंडिया लेके आना पड़ता है, उनको यहाँ के इंडियन कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है। वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप इंडिया में इंडियन एसेट्स की वसीयत बना दी। तो हमारा एक रूल है, इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, फॉरेन विल फॉर फॉरेन एसेट्स। आपको दोनों को कोमिंगल नहीं करना है। तो अलग अलग आप जो हैं वो विल वसीयत जो है वो आप बना सकते हैं अगर आप बाहर रह रहे हैं, और इंडिया में भी अगर आपका आना जाना जो है वो लगा रहता है तो कोशिश आप करिए कि दोनों को आप अलग अलग ही रखें। जयपुर से विजय जिंदल ये अपना सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वसीयत को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है या बिना रजिस्ट्री भी वैध होती है? सो एज पर लॉ वसीयत को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, पर हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड विल है उसको चैलेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो सबसे पहले वो किसकी सुपुर्दगी में रही? गवर्नमेंट की। सब रजिस्ट्रार जो है वो क्या कौन है? गवर्नमेंट का व्यक्ति है ना, तो उसके सुपुर्दगी में रही है, उसकी कस्टडी में रही। दूसरा, ये प्रूव हो गया कि आप वहाँ पे गए थे, आपने अपने बायोमेट्रिक दिए, आपकी फ़ोटो खींची, गवाहों की फ़ोटो खींची, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि प्लेन पेपर पे आपने साइन करके रखे हुए थे, बाद में किसी ने विल बना दी। तो फ्रॉड के चांसेस कम है। आपकी इंटेंशन प्रूव होती है कि आप विल बनाना चाह रहे थे, राइट। तो इन सब रीजंस की वजह से ऑल्दो अनरजिस्टर्ड विल भी इंडिया में वैलिड है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट रिकमेंडेड है क्योंकि ये विवाद को बचाता है। बिल्कुल, तो विवादों से अगर बचना चाहते हैं तो विल को आप ज़रूर रजिस्टर्ड करवाइए। सर, एस्टेट प्लानिंग अगर कोई कर रहा है, इसमें बेनिफिशियरी तय करते वक्त लोग क्या गलतियां करते हैं? तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके के बेनिफिशियरी हो सकते हैं, राइट। बेनिफिशियरी इनकम का हो सकता है, बेनिफिशियरी कॉर्पस का हो सकता है, रिमाइंडर का बेनिफिशियरी भी बना सकते हो आप। तो बेनिफिशियरी कई तरीके के हो सकते हैं, है ना। आप ये मत सोचिए कि मेरी मृत्यु के बाद ये बराबर बढ़ जाएगा या चला जाएगा। आप सोचिए कि आप कैसे देना चाहते हैं, राइट। तो आप खाली इनकम दे सकते हो एक जने को, कॉर्पस या मेन जो चीज़ है वो दूसरे को दे सकते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी मृत्यु के बाद मेरा जो मकान का किराया है वो मेरी वाइफ को मिलेगा, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी मेरे बच्चे इस मकान को बेचकर पैसे बांट लेंगे। तो आपने बेनिफिशियरी डिफाइन कर दिया, एक इनकम का और एक कॉर्पस का, राइट। तो पहली चीज़ तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियरीज डिफाइन और समझने पड़ेंगे किस तरीके से आप दे सकते हो। दूसरा, आप जैसे हमने पहले कहा, एज्यूम ना करें कि आपके बच्चों में या बेनिफिशियरीज में आपकी मृत्यु के बाद एग्रीमेंट हो जाएगा, राइट। वो एग्रीमेंट आपको आज क्रिएट करना चाहिए। और कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए? पहले तो मीटिंग में क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद कागज पे क्रिएट करना चाहिए। वो लिखा हुआ एग्रीमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो कानून भी उसको मानते हैं अगर फैमिली सेटलमेंट वगैरह डीड आपने बनाई। तीसरा, जब आप बेनिफिशियरी बनाएं तो ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी जरूर बनाएं। कि सपोज मैंने कहा मेरे ये जो संपत्ति है मेरे 3 बच्चों में बराबर बढ़ जाएगी। अब इनमें से एक बच्चे की डेथ अगर मेरे से पहले हो जाए या संपत्ति लेने से पहले हो जाए तो उसका हिस्सा किसको जाएगा? वो भी उसमें डॉक्यूमेंट में, विल या ट्रस्ट में लिखना जरूरी है। तो ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी या सक्सेसर बेनिफिशियरीज जरूर बनाएं। वो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि भाई मेरा बच्चा मेरे से छोटा है तो इसको तो कुछ होने नहीं वाला। लाइफ अनसर्टेन है, बिल्कुल। तो आपको उस अनसर्टेनिटी को उसमें प्लान करना चाहिए। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप बेनिफिशियरी को कुछ दें तो जरूर सोचें उसकी एबिलिटी क्या है इस पैसे को मैनेज करने, है ना। आपका काम खाली देने से ख़त्म नहीं होता, आपको ये भी इंश्योर करना जिसको ये मिल रहा है क्या ये इसको संभाल पाएगा, क्या ये इसको ठीक से मैनेज कर पाएगा,
राइट। उसमें स्किल भी हो सकता है रीजन ना मैनेज करने का, उसमें एटीट्यूड भी हो सकता है, हैबिट भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी भी हो सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में, एक मुंबई में है, एक बच्चा आपका दिल्ली के पास रहता है, एक मुंबई के पास रहता है, तो आपने ज्योग्राफी के हिसाब से उसको दे दिया कि भाई इसको आराम रहेगा मैनेज करने। तो आप जिसको दे रहे हैं उसकी एबिलिटी टू मैनेज बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि किसको दूं, क्या दूं, कब दूं और कैसे दूं, है ना। आपका एक बच्चा है जिसको शेयर मार्केट वगैरह समझ में नहीं आती है ना, जो फाइनेंशियली सेवी नहीं है, तो उसको इक्विटी पोर्टफोलियो मत दो। कहो कि मेरी डेथ के बाद ये 6 महीने के अंदर सारा पोर्टफोलियो बेच देना, इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना और एफडी इसको दे देना, ये एफडी के तरह ही संभाल सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, राइट। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रात को सोए सुबह उठे और विल बना दी, इसमें बहुत सारी थॉट्स जाती। लेकिन सर उसी में से जैसे कि आपने बताया कई बार एबिलिटी जो है उस पर भी हमें जो गौर है वो करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए उन्हीं बच्चों में से एक स्पेशल चाइल्ड है तो उस केस में फिर कैसे वो संभालेगा बाद में? अगर तो जो स्पेशल चाइल्ड है ये कभी भी एडल्ट नहीं हो सकता, इसको कभी भी संभालने की शक्ति तो आने नहीं वाली। तो ऐसे केस में स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट बनाते हैं जिसका ओनर ये है पर कंट्रोलर कोई और है, तो ट्रस्टी कंट्रोल करेगा इसके लिए, और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से इस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये इस बच्चे के लिए यूज होगा, राइट। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन सर अगर एस्टेट प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे में उसे लागू करने के लिए लागत के लिए फंडिंग किस तरीके से प्लान करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे केसेस ऐसे जानता हूँ कि डेथ के बाद इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट ना होने की वजह से वो एस्टेट प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे सपोज डेथ के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करानी है, उसमें खर्चा होगा, वो खर्चा कहाँ से आएगा? क्या आपने कोई प्रोविज़न क्रिएट किया है कि बच्चों को वो खर्चा मिल जाए? क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक उसको तो बेच नहीं सकते। आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टीज फ्रीज हो गई, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी, तो वो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? ये बेसिक आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सारे बच्चों के लिए या परिवार के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि आपने कुछ फिनेंशियल एसेट्स जॉइंटली ओन किए हुए, है ना। आपकी अपनी वाइफ के साथ फिक्स डिपॉजिट है जो जॉइंट है, राइट। कुछ शेयर्स हैं जो जॉइंट फोलियोज में पड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड है जॉइंट फोलियोज में पड़े हुए, तो वो लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है। दूसरा, आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है जिसमें आपने अपनी वाइफ या जिस भी व्यक्ति को ये इम्प्लीमेंट करनी है उसको नॉमिनी बना रखा है, तो वहाँ से पैसा आ सकता है, और ये पैसा काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि टर्म प्लान का जो प्रीमियम है बहुत सस्ता है, राइट। तीसरा, आपने विल में एग्जीक्यूटर को प्रोविजन दिया हुआ है कि आप इतना पैसा मेरा खर्च करके विल को इम्प्लीमेंट कर दें। पर इनमें से ज़्यादा अच्छा पहले और दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें आपने जॉइंट अकाउंट्स क्रिएट करे हुए हैं या आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर इन लोगों को अधिकार दे रखा है कि उनको नॉमिनेशन का पैसा मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन सर जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है और उस समय वसीयत कारगर उपाय साबित हो सकती है, लेकिन ऐसे में लोग वसीयत बनाने से फिर क्यों बचते हैं, क्यों हिचकते हैं? लोग सोचते हैं कि हमारी डेथ कभी नहीं होगी। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि दे डोंट एज्यूम आई विल डाई एनी डे, राइट। डेथ जो है ना बाय इटसेल्फ एक डरावनी चीज़ है, उसे डर लगता है, तो उसकी प्लानिंग कोई नहीं करना चाहता, राइट। पीपल डोंट वांट टू प्लान फॉर डेथ, राइट। तीसरा, उसमें बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं एक विल बना रहे हो, किसको क्या दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा, अगर इसको नहीं मिला तो किसको जाएगा, वो डिसीजन लेने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, राइट। उनको वो अपना मन तो बनाना पड़ेगा ना, और हो सकता है परिवार में सहमति बनाने से डरते हो। बिल्कुल। कुछ लोग सोचते हैं मैं विलेन क्यों बनूं, अब मेरे बाद जो होना है वो हो जाए, जो कल विवाद होना है उसको मैं आज क्यों ले आऊं। ये सब रीजन हैं जिसकी वजह से लोग विल नहीं बनाते, पर ये सब रीजन ना आपकी मिथक है, मतलब ये कोई रियल रीजंस नहीं है, ये आपका एक बहाना है एक जरूरी काम को जो आपको आज करना है उसको टालने का, राइट। मुझे आज तक इनमें से एक भी रीज़न ऐसा नहीं मिला कि मुझे अपनी विल आज क्यों नहीं बनानी चाहिए।
ये सब रीजंस बिल्कुल फॉल्स है। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि मान लीजिए कि किसी के बच्चे अभी छोटे हैं, उन्होंने विल जो है वो अपनी बना ली अभी बच्चों को, ठीक है बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और पिता की जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में हर टाइम क्या उसे रिव्यू किया जाए 3 साल में? और मान लीजिए एक समय ऐसा आ गया कि सहमति बनी नहीं, पहले बच्चे सहमत है, बाद में फिर जब बड़े होते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि ठीक है हम तो एग्री करते ही नहीं है इस बात से, उस समय क्या हो? नहीं देखिए, आपकी प्रॉपर्टी पे आपका राइट है, आप किसी को भी दे, उसको 100 दो, दूसरे को 0 दो, ये आपका राइट है। वो आपको कानून आपको अधिकार देता है अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से। लेकिन ये पहले रिवील हो गया तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि सिबलिंग्स के बीच में आपस में उनके रिलेशन खराब हो जाए? हो सकता है, पर फिर आप माता पिता कैसे हो? अगर आप उनके बीच में एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर पाए तो आप कैसे माता पिता हो? क्वेश्चन ये है, क्या आप अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति बांट सकते हैं या नहीं? आप पे 100% राइट है। और अपनी संपत्ति नहीं, अपने पिता से मिली हुई संपत्ति, अपने दादा से मिली हुई संपत्ति, उनको भी आप अपनी इच्छा से बांट सकते हैं अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तभी है जब आपका उसमें अनडिवाइडेड शेयर है। अगर एक बार डिवाइडेड शेयर आ गया तो ये एंसेस्ट्रल नहीं रही, आप पे पूरा अधिकार है दादा से आई हुई प्रॉपर्टी, पिता से आई हुई संपत्ति, चाहे विल से आई हो चाहे बिना विल के आपको मिली हो, आप इसको अपनी इच्छा से बांट सकते हैं। तो बच्चों में सहमति अच्छी होती है, जरूरी नहीं होती बांटने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए चलिए अब जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं। हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी आ गए हैं, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम में। लखनऊ से अमित अग्रवाल हैं, वो सर पूछ रहे हैं कि मेरे पास डिजिटल एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो या ऑनलाइन अकाउंट, उन्हें वसीयत में कैसे शामिल करें? तो आप पे कितने भी डिजिटल एसेट्स हो वो आपकी वसीयत का पार्ट बन सकते हैं, राइट। तो आप वहाँ पे डिजिटल एसेट का एक क्लॉज होगा, मेरे बाद ये संपत्ति इसको दे देना। आप डिजिटल एसेट्स के लिए एग्जीक्यूटर अलग से अपॉइंट कर सकते हैं कि मेरे विल का एग्जीक्यूटर ये है, पर डिजिटल एसेट्स को ये बांटेगा, राइट। तीसरी चीज, आप एक एनेक्शर लगाकर उन डिजिटल एसेट्स के यूजर आईडी पासवर्ड विल में ऐड कर सकते हैं और ये बार बार अपडेट कर सकते हैं। तो डिजिटल एसेट्स पहली बात आपके विल का पार्ट बन सकते हैं। दूसरा, आप उनके लिए अगर चाहें तो सेपरेट एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। तीसरा, उनको ऑपरेट और ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है आप वो एनेक्शर में ऐड कर सकते हैं अपनी विल में। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। और सर, गलत तरीके से बनाए गए ट्रस्ट से नुकसान आखिरकार क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है कि हमें कैसे जो ट्रस्ट है वो बनाना है, या फिर किसको अपॉइंट करना है, किस तरीके से देखना है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें मतलब वो जिसको सोचते हैं कि वो ट्रस्ट इस पर कर पाएंगे लेकिन वो सही नहीं निकलता है, ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? ट्रस्ट में हमेशा डिफेंसिव मैकेनिज्म जरूर होते हैं। अगर अच्छे से ट्रस्ट बनाइए तो उसमें हमेशा ऑल्टरनेट जरूर होगा कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो। एक अच्छी ट्रस्ट डीड ऐसी ट्रस्ट डीड है जिसमें सारी सिचुएशंस कवर्ड है कि अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के बाद ये 20 सिचुएशन हुई तो मैंने 20 की 20 कवर कर दी हैं और आपने बताया मेरी इच्छा इस समय ये होने की, राइट। तो अगर आपने एक अच्छे ट्रस्ट क्रिएटर से ट्रस्ट बनवाई है उसमें ये सारे ऑप्शंस कवर्ड होंगे, राइट। पर अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बनाई जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं है ट्रस्ट क्रिएट करने में, तो वो हो सकता है इस ट्रस्ट में कुछ गलतियां छोड़ दें या कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें छोड़ दें जिसका भुगतान बहुत बड़ा होता है, राइट। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ट्रस्ट क्रिएशन एक स्पेशलिस्ट जॉब है, राइट। आप अपनी 2 या 3 पीढ़ी में क्या क्या हो सकता है उन चीज़ों को कवर कर रहे हो एक ट्रस्ट में। तो क्या आपके पास विजन है वो सोचने का कि क्या क्या हो सकता है? क्या आपके पास विजन है ये सोचने का अगर मैं ये वाला निर्देश दूं तो इसका ये अच्छी बात होगी, इससे ये गलत बात होगी? वो तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है, ये हर एक लॉयर या हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। बिल्कुल। सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसको अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को बचाना है किसी लेनदार से, या कोई किसी तरीके का कोई मुकदमा ना हो, अब उसको किस तरीके से प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए, किस तरीके से सुरक्षित कर सकता है? तो आप एक एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसी ट्रस्ट है जिसमें टाइटल ट्रस्ट के नाम हो जाता है, कंट्रोल आपके पास भी हो सकता है अलॉन्ग विथ समबडी एल्स, और ये
किस टाइप की ट्रस्ट है? जिसे कहते हैं हम लिविंग इररिवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। लिविंग ट्रस्ट मतलब जीते जी बना दी, इररिवोकेबल मतलब एक बार बना दी वापस नहीं ले सकता, डिस्क्रिशनरी मतलब जितने बेनिफिशियरीज हैं उसमें किसको क्या मिलेगा वो ट्रस्टी डिसाइड करें, राइट? तो मैंने एक मेरी प्रॉपर्टी है अपने जीते जी ट्रस्ट में ट्रांसफर करी, अब ओनर कौन हो गया? ट्रस्ट। रिस्क किसका है? मेरा, तो वो रिस्क तो उस पर जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि ये इरेवोकेबल है, ठीक है। दूसरा वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब मैंने कहा कि मेरे ये 3 बच्चे और मैं इसके बेनिफिशियरी हैं, पर किसका कितना हिस्सा है ये नहीं लिखा हुआ। वो ट्रस्टी डिसाइड करेगा कि किसको कितना देना है। सपोज मेरे पे रिस्क आता है तो ट्रस्टी कहेगा मैं इनको कुछ दे ही नहीं रहा, बाकियों को दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिशन से वो प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाती है, राइट? स्पेसिफिक ट्रस्ट में एश्योरेंस ऑफ इनहेरिटेंस या एश्योरेंस ऑफ एसेट होता है तो प्रोटेक्शन कम हो जाती है, पर तब भी टाइटल क्योंकि ट्रस्ट के नाम है आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। पर अगर पूरा प्रोटेक्शन चाहिए तो लिविंग इररिवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इज द वे टू गो। लेकिन सर आपने ये भी कहा कि अगर एस्टेट प्लानिंग करनी है तो उसे अभी शुरू कर दो। मान लीजिए कुछ ऐसी फैमिलीज भी होंगी जिन्होंने अभी तक एस्टेट प्लानिंग शुरू ही नहीं की है, तो उनको अपनी फैमिली को, परिवार को सुरक्षा, उनकी जो सुरक्षा हो सही तरीके से हो, उसके लिए उन्हें पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो पहला कदम मैं बार बार बताता हूँ वही कदम है, आप अपने लिस्ट ऑफ एसेट्स बताएं, एक कागज़ पर एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करें, मेरे पे आज की डेट में ये है, फ्यूचर में मुझे ये मिलने की संभावना है, राइट? योर करंट एसेट्स एंड फ्यूचर लाइकली एसेट्स, कुछ इनहेरिट होंगे, कुछ और तरीके से होंगे। मैं अपने बाद ये किसको देना चाहता हूँ और ये व्यक्ति अगर इसको ना मिले तो किसको देना चाहता हूँ। वो सबसे पहले वो सिस्टम क्रिएट करें कि आपकी सोच क्या, राइट? उसके बाद फिर वो कानूनी तरीका ढूंढें जिससे कि आप इसे एश्योर कर सकते हैं, चाहे वो विल हो, चाहे वो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट हो या कॉम्बिनेशन ऑफ विल और ट्रस्ट हो। तीसरी चीज, खाली डेथ की प्लानिंग नहीं करिए, अपनी इनकैपेसिटेशन या डिसेबिलिटी की प्लानिंग भी इसका पार्ट बनाए। अगर मैं डिसेबल्ड हो गया, मुझे एल्जाइमर हो गया, मुझको पार्किंसन हो गया, है ना, मैं पैरालिटिक हो गया, या मेरे परिवार में किसी सदस्य को डिसेबिलिटी हो गई, तो इस संपत्ति का क्या होगा? कौन इसे कंट्रोल करेगा? कौन इसे यूज़ कर पाएगा? वो सारी प्लानिंग आप बनाएं, सोचें और फिर एक कानूनी व्यक्ति से जो इसका एक्सपर्ट है उससे कहें कि मैं ये चाहता हूँ, अब ये एनफोर्स करा के दो कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है कि सही समय पर आप इसे प्लान भी करें और एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लें। सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हर व्यक्ति के लिए एस्टेट प्लानिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी जीवन बीमा या फिर निवेश योजना, क्योंकि ये सिर्फ आपकी संपत्ति की सुरक्षा नहीं, आपके परिवार के भविष्य की भी गारंटी है। इसलिए देर न करें, अपनी वसीयत बनाएं, एस्टेट प्लान तैयार करें और अपने परिवार को मानसिक शांति दें। तब क्या होगा, यही सोच बदलने का वक्त है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए शो के साथ। अभी के लिए नमस्कार।